हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 23 मार्च ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो आज का जो कोट है वो टाइम से रिलेटेड है। इसे कहते हैं कि टाइम इज द कॉइन ऑफ योर लाइफ। तो ये एक ऐसा कॉइन है जो आप खुद डिसाइड करते हैं कि कैसे इसे स्पेंड करना है। अगर आप इसे मिसयूज करते हैं तो एंड ऑफ द डे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना जो है टाइम यहाँ पे वेस्ट किया है। अब चलते हैं यहाँ पे A12 पेज पे। A12 पेज पे लेफ्ट साइड पे जो पहला आर्टिकल है ये बेसिकली पीरियोडिक लेबर सर्वे से रिलेटेड है। बेसिकली गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये कर रखी है कि ये जो सर्वे है कभी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत सारा डेटा पॉइंट ये बताता है कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या रीजन हो सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी हमारी कंट्री में नहीं बढ़े, क्योंकि और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे अपनी रिपोर्ट रिलीज की है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर भी सेम जो है यहाँ पे ट्रेंड नजर आ रहा है कि हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन में इतनी ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी नहीं बढ़ी है। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली इलेक्शन कमीशन और सोशल मीडिया के नेक्सस के बीच में है, क्योंकि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के तुरंत बाद अगर वोटिंग डे अगर मान लीजिए 16 अप्रैल है तो आपको बेसिकली 2 दिन पहले ही पूरा प्रमोशन रोकना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को। अब अगर यहाँ पे सोशल मीडिया की बात करेंगे, क्योंकि वो आरपीआई एक्ट के अंतर्गत नहीं आ पाता है, क्योंकि उस पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक नहीं बनाए, इसी वजह से जो है यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं जो बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करने की जरूरत है। अब इसके क्या इंप्लीकेशन होने हैं, क्या इसकी डिटेल्स है, वो डिस्कस करेंगे हम इस आर्टिकल में। सेंटर वाला आर्टिकल काफी पॉलिटिकल नेचर है। यहाँ पे वही जो यहाँ पे स्लोगन है मैं हूं चौकीदार के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। नीचे वाला आर्टिकल बेसिकली एक शख्स के बारे में जिनका नाम है मुल्ला बरदार। तो ये बेसिकली तालिबान को बिलोंग करता था, फिर इसको पकड़ा गया, फिर ये बेसिकली इंटरलॉक्टर बन गया तालिबान और यहाँ पे यूएस के बीच में। तो वही सारी स्टोरी पूरी यहाँ पे बताई जा रही है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे तालिबान और यूएस जब यहाँ पे बातचीत कर रहा था नेगोशिएशन के लिए, यहाँ पे आप जानते हैं दोहा में यहाँ पे नेगोशिएशन हुए हैं, अभी भी बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है कि कैसे जो है अपने ट्रूप्स को यहाँ पे मूव आउट कर सकता है अफगानिस्तान से। उसी से रिलेटेड मिलता जुलता ये एक आर्टिकल है नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की, जैसे कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी चल रही है। यहाँ पे अगर यूएस विड्रॉ कर लेता है तो पाकिस्तान के जितने भी यहाँ पे मिलिटेंट्स को कह सकते हैं या फिर जो फाइटर्स हैं, अब उन्हें कहीं और जाके लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि अफगानिस्तान में अगर यहाँ पे यूएस चला जाता है, अब यहाँ पे जितने पाकिस्तानी ट्रूप्स है अब वो स्टार्ट करेंगे मूव करना कश्मीर की तरफ। इसी वजह से उसका पहला सिग्नल हमें यहाँ पे पुलवामा पे मिल गया था। उसके बाद यहाँ पे इस आर्टिकल में ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये एक मेकशिफ्ट नजर आ रहा है फाइटर्स का मूविंग फ्रॉम अफगानिस्तान रीजन टू दी कश्मीर वैली। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसे अटैक्स काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम को काफी ज्यादा जो है तैयारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जितने भी रिलीजियस मैटर्स है यहाँ पे वर्डिक्ट दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सबरीमला का इश्यू हो सकता है, ट्रिपल तलाक का इश्यू हो सकता है। तो आपको समझने की जरूरत यह है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी केस आता है, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए सबरीमला का, तो यहाँ पे उनका टेस्ट होता है कि क्या ये प्रैक्टिस एसेंशियल है इस रिलीजन के लिए या नहीं। तो जो टेस्ट ऑफ एसेंशियलिटी है ये डिसाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर चीजें हो रही है वो लीगल है या नहीं है। जैसे अगर बात करें क्योंकि वुमेन्स को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं अगर बात करेंगे अगर वुमेन को अलाउ कर देंगे तो क्या आपका रिलीजन भ्रष्ट हो जाएगा, ये सवालों का जवाब पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट जजेस के सामने। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और पॉइंट ये बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो वो बेसिकली आप किसी वर्डिक्ट के द्वारा नहीं ला सकते हैं। हर रिलीजियस रिफॉर्म में आपको कोई ना कोई ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है। जो सोसाइटी है उसको यहाँ पे कंप्लीटली रेडी होना की जरूरत है ताकि कोई भी चेंज आए तो उसे अडॉप्ट कर सके। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है कि यहाँ पे पूरी कोशिश ये की जाती है कि जो एसेंशियल फैक्टर है उसको डिटरमाइन कर दें कि क्या ये सच में इतना जरूरी है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। तो वो जो टेस्ट है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट करता है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि सबरीमला के केस में भी जब इंदु मल्होत्रा जी ने यहाँ पे बोला था, डिसेंट किया था, तब उन्होंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली किसी भी रिलीजियस मैटर में इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इवन अगर आप अयोध्या वर्डिक्ट की बात करेंगे तो वहां पे भी बहुत सारे केसेस चलते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि ट्रिपल तलाक की बात कीजिए, सबरीमला हो सकता है, या फिर जो अयोध्या वर्डिक्ट है वो रिलीजियस मैटर जो है लोगों की जो है सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी वर्डिक्ट देंगे तो कोई ना कोई एक सेगमेंट होगा सोसाइटी का जो खुश नहीं होंगे। अब कोशिश यही करनी होगी कि कैसे जो है पूरी सोसाइटी को प्रिपेयर करने के लिए कि कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म आता है तो वो उसको यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर सके।
अब जैसा कि आप जानते हैं हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेट ऑर्डर में, तो आज की कंट्री का नाम है क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल बेसिकली आप यहाँ पे हवाना देख सकते हैं। क्यूबा काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है। उनके इकॉनिक लीडर जिनकी रिसेंटली डेथ भी हुई थी, जिनका नाम है फिडेल कास्ट्रो, तो ये आप उसके लोकेशन देख सकते हैं क्यूबा की। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज इंडियाज फर्स्ट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका आंसर है बेसिकली पीसी घोष। तो ये जो है बेसिकली फर्स्ट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के जो हेड करने वाले हैं। उसके साथ अगर बात करेंगे लोकपाल एक्ट 2013 की, जिसको बेसिकली प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था 2013 में ही, लेकिन पूरी प्रॉब्लम ये थी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब तक नहीं थे। इसी वजह से जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लोकपाल को कंप्लीटली एस्टैब्लिश करने के लिए। अब बात करेंगे लोकपाल में बेसिकली एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर्स होने वाले हैं और ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट जो है ये इसके अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स है वो बेसिकली लोकपाल के अंदर नहीं आते हैं। उसके साथ अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी ऐसी डील करते हैं जो इंटरनेशनल से रिलेटेड है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो तब जो है वो प्राइम मिनिस्टर के वो एक्ट जो है पर्टिकुलरली लोकपाल के अंदर नहीं आते हैं। उसके साथ साथ जैसे लोकपाल सेंटर में होता है उसी तरीके से जो है हर स्टेट में जो है लोकायुक्तों को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। बहुत सारे स्टेट में ऑलरेडी बिल पास करके लोकायुक्त आ चुके हैं, लेकिन सारे स्टेट में अभी भी अवेलेबल नहीं है। उसके साथ साथ अगर कोई भी पब्लिक जो सर्वेंट अगर वो कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिलीज करता है किसी और की करप्शन की एक्टिविटी के बारे में, तो उसको कंप्लीटली प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिसको कहते हैं यहाँ पे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने की बात भी की जाती है इस पर्टिकुलर एक्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जहां पे हमें पता चल रहा है कि जो मिसिंग वर्कर्स यानी कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम करते हैं हमारी इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे इंडिया की टोटल वर्कफोर्स की, तो ये 2011-12 के फिजिकल ईयर से 17-18 तक ऑलमोस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं। 42 करोड़ से हम यहाँ पे 37.3 करोड़ तक अब पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि जो डेटा कलेक्शन हम कर रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं कि आपका सैंपल सर्वे कैसा है, अगर आपने जो सैंपल साइज लिया है क्या वो बायस्ड है नहीं है, तो इन पे भी सवाल उठ जाता है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो बंदा डेटा कलेक्ट करने जा रहा है, अगर मान लीजिए आपको एजुकेशन का डेटा कलेक्ट करना और आपने टीचर्स को ही भेजा हुआ है, गवर्नमेंट टीचर्स को, तो ऑब्वियसली बात है उनके पास इंसेंटिव होता है कि वो अच्छा यहाँ पे जो है डेटा कलेक्ट करे, ज्यादा अच्छे रिव्यूज लेकर आए। उसी तरीके से जो है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है। मान लीजिए आपको किसी हॉस्पिटल की परफॉर्मेंस जज करनी है और बेसिकली आप यहाँ पे आंगनवाड़ी वालों को ही भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बायस्ड हो सकते हैं। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो डेटा कलेक्शन में आता है, जो ऑन अ वेरी प्राइमरी लेवल ही उसे रिड्यूस करने की जरूरत होती है। तीसरी बात हम करेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी कंट्री में जो है एजुकेशन के स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी डिग्री तक आसानी से ले पा रहे हैं। अब इससे क्या हो गया कि क्योंकि डिग्री इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे ये लोग हाई डिमांड करते हैं सैलरी की भी, लेकिन बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो इतनी ज्यादा सैलरी नहीं दे पाती हैं। तो कभी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि हमारे पास जो जॉब का हम देख रहे हैं वो इस वजह से नहीं कि हमारे पास जॉब नहीं है, वो इस वजह से है क्योंकि जो जॉब एग्जिस्ट करती हैं वो उतनी ज्यादा पैकेज या फिर जो सैलरी है वो नहीं दे पा रही है। अगला हम यहाँ पे समझेंगे अगर वर्किंग एज की, तो वर्किंग एज की डेफिनेशन जो है वो काफी स्क्यूड है हमारी कंट्री में, जैसे माना जा रहा है कि जो 15 साल से अगर आप ज्यादा है, क्योंकि अगर आप वहां से स्किल अक्वायर कर सकते हैं तो जो है आपको वर्किंग एज में मान लिया जाएगा, जो कि काफी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में अगर हम यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे। तो तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे आप यहाँ पे स्किल्स अक्वायर कर रहे हैं, तो आपका जो है आप यहाँ पे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी सैलरी भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उतने ज्यादा जॉब जो वो अर्बन एरिया में क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप एजुकेशन की बात करें, जैसे आप पढ़ पा रहे हैं तो आप जो है छोटे लेबर वाले काम नहीं करेंगे, तो ये ऑब्वियस सी बात है। इसी वजह से जो है यहाँ पे अभी जरूरत ये है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए यहाँ पे जॉब क्रिएशन के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई यहाँ पे स्टेप्स लेने की जरूरत है। अगली बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका नाम है सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो जब इसने भी अपनी रिपोर्ट रिलीज की, वहां पे हमें देखने को मिला कि वहां पे भी जो है लेबर का पार्टिसिपेशन रेट जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, बोथ अर्बन और रूरल एनवायरमेंट में। और यहाँ पे अगर बात करेंगे बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन हुई है, तो वहां पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपको बेसिकली नजर आएगा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, ट्रेड, होटल्स में। वहां पे जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कंपेयर टू अदर। जैसे अगर बात करेंगे यहाँ पे माइनिंग की बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा कम है। अगला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सक्सेस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल मीडिया। तो जो कोड ऑफ एथिक्स है इसमें बेसिकली कोशिश ये की जा रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर उन्हें कोई भी एडवर्टाइजमेंट लाना है सोशल मीडिया में, तो उससे पहले उन्हें सर्टिफाई करवाना होगा इलेक्शन कमीशन से। अगर उन्होंने नहीं करवाया तो बेसिकली उनके खिलाफ जो है एक्शंस लिए जाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन के 1-2 दिन पहले आप जो है कोई भी प्रमोशन करना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ रेगुलेशंस है जिससे बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात करेंगे 2014 के जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद
यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप बेसिकली एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बन चुका है। अब इसी को रिड्यूस करने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे बातचीत करना शुरू किया इंटरनेट ऑफ मोबाइल एसोसिएशन इन इंडिया के साथ। ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है सारे सोशल मीडिया को हमारी कंट्री में। अब यहाँ पे जब नेगोशिएशन शुरू हुई उसमें सबसे पहले कीवर्ड आपको ये समझना है कि इस वक्त हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1951 में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई भी ऐसा सेक्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं सोशल मीडिया काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है यहाँ पे जो है किसी भी इलेक्शन के आउटकम को, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अलग से यहाँ पे बातचीत करना शुरू किया है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल वेपन बनता जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कैंपेनिंग की, तो यहाँ पे साफ साफ सेक्शन 126 ऑफ आरपीएम में लिखा गया है कि जो साइलेंट पीरियड है 48 आवर्स का, उसमें आप जो है कोई भी कैंपेन नहीं कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट एग्जिस्ट करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको भी विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है ऐसी सोशल मीडिया से वेबसाइट्स को। अगर मान लीजिए यहाँ पे जितने जैसे भी पोस्ट आते हैं उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अब रिपोर्टिंग फंक्शन से ये होता है कि यहाँ पे जो है एक अल्टीमेट वॉचडॉग बन जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उसे देख रहे हैं वो खुद ही अगर उसे रिपोर्ट कर देते हैं तो काफी ज्यादा जो है एक सेल्फ रेगुलेशन भी बनता जाएगा व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग द कोड ऑफ एथिक्स। अगला यहाँ पे इस बॉडी के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज में है ये, तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो ये जो एसोसिएशन है ये काफी ज्यादा यंग एसोसिएशन है, इसको एस्टैब्लिश किया गया 2004 में। तो ये जो है ये कंप्लीट जो डिजिटल बिजनेस और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको रिप्रेजेंट करता है हमारी कंट्री में। और ये रजिस्टर हुआ है सोसाइटी एक्ट, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है ये महाराष्ट्र में आया था। इसके बारे में आपको एक और चीज ये समझने की जरूरत है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जो यहाँ पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करता है, और ये रिसेंटली टाइम्स में जो बातचीत कर रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, इसी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अगला हम बात करेंगे कि क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया का काफी ज्यादा जो है अब्यूज किया जाता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कैसे जो है आप फेक न्यूज को स्प्रेड करते हैं। अब फेक न्यूज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, उनको अगर आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फेक न्यूज क्यों नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फेक न्यूज का सबसे डायरेक्ट इंप्लीकेशन होता है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो हमारा चल रहा है वो काफी ज्यादा जो है इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम पोलराइजिंग नजर आती है हमको। अगर बात करेंगे यहाँ पे अमेरिकन इलेक्शन की, यूपी के इलेक्शन, तो वहां पे जो है अगर जो लोगों का पब्लिक ओपिनियन है वो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है जब वो कोई भी ऐसी फेक न्यूज देखते हैं जो पर्टिकुलरली इंक्लाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। अगला इंपॉर्टेंट इशू होता है रिलीजियस, यहाँ पे जो आइडियोलॉजीज है उनको प्रमोट करने वाले जितने भी ऐसे पोस्ट होते हैं, इससे क्या होता है कि एक राइट विंग वायलेंस शुरू हो सकता है या फिर लेफ्ट विंग वायलेंस शुरू हो सकता है। जैसे गौरक्षक का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है। अगली बात हम करेंगे जितने भी क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है पॉलिटिकल एरिया में, तो वो जो है मिसलीड करते हैं पीपल को कि आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो कहीं ना कहीं ये जो फेक न्यूज है काफी ज्यादा एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ऐसे क्रिमिनल्स के हैंड में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी नॉर्मल सिंपल लोग हैं उनको काफी ज्यादा आसानी से बेवकूफ बना दिया जाता है ऐसे फेक न्यूज के द्वारा। जैसे कि आप किसी भी चिटफंड स्कैम की बात कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड की बात करते हैं, तो वो जो है फेक न्यूज के द्वारा काफी आसानी से जो है ऐसे गली बलियानी की बहुत ही सिंपल लोगों को बेवकूफ बना दिया जा सकता है। अगली बात करते हैं ये जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड जो हम अपनी कंट्री में फॉलो करना चाहते हैं, वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कोई न्यूज फैला देते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं जो रेज बढ़ जाता है पब्लिक में, तो उससे जो है बहुत सारे एक्ट हो जाते हैं। एक एग्जांपल दिया जा रहा है 2012 में जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के कुछ लोगों को बैंगलोर में मारा पीटा गया था, तो वो भी बेसिकली एक फेक न्यूज की वजह से ही ये शुरू हुआ था। अगला और फाइनल स्टेटमेंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एट दी वेरी विजनरी लेवल यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग से शेप होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज फेक न्यूज। हम लोग अपने दिमाग में एक अलग सा बायस बना लेते हैं जो काफी ज्यादा गलत बात है। इसी वजह से जो है फेक न्यूज को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए सोशल मीडिया और जितने भी यहाँ पे एक्टिव ग्रुप है उनको यहाँ पे उन्हें एलिमिनेट करने की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट इज अ रेसिपिएंट ऑफ 2019 पद्म भूषण। तो ये जो है काफी ज्यादा न्यूज पे थे, इनका नाम है नंबी नारायणन। अगर इनकी बात करेंगे तो इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया पीएसएलवी को बनाने में। उसके साथ साथ इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी लगे थे कि इन्होंने जो है वाइटल इंफॉर्मेशन जो है ये किसी और दुश्मन देश को दे दिए हैं, लेकिन बाद में इनको एक्विटल मिल गया था कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। अगर हम बात करेंगे पीएसएलवी और जीएसएलवी की, तो कभी कभी आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस है क्या। सबसे पहले तो अब्रिविएशन आप समझ लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी का है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और चीज आपको ये समझनी है कि इनका जो यहाँ पे ऑर्बिट है, यहाँ पे कौन से में घूमते हैं, तो उसमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आता है। पीएसएलवी का मैंडेट ये होता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन या फिर अगर रिमोट सेंसिंग करनी है तो आप बेसिकली पीएसएलवी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ अगर आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजने हैं तो आप जो है जीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली बात हम करेंगे जो
जो रिमोट सेंसिंग के ऑर्बिट से पोल टू पोल होते हैं, तो यहाँ पे ये बातें लिखी होती है। और यहाँ पे अगली बात है कि अगर जो फिक्स पोजीशन पे अगर यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च करना है तो यूजुअली जो है जीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है। और पीएसएलवी जो है वो 4 स्टेज लॉन्च्ड व्हीकल है, लेकिन जीएसएलवी जो है 3 स्टेज का। और जो पहला स्टेज है वो सॉलिड रॉकेट मोटर से बना, और जो दूसरा स्टेज है ये लिक्विड से, और जो तीसरा है वो है क्रायोजेनिक से, जो कि जीएसएलवी में आपको नजर आएगा। अगला चलते हैं हम लोग पेज 1 की तरफ। पेज 1 पे बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे बॉयकॉट किया पाक नेशनल डे को। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी ग्रीटिंग जो है यहाँ पे हुरायत के साथ भी जो है फॉलो अप नहीं की जाएगी। तो बेसिकली डिस्टेंस किया जा रहा है हुरायत को पाकिस्तान के साथ। दूसरी बात हम समझें कि जो हुरायत जो रियासत न्यूज में रहता है वो है क्या। इसका असली नाम बेसिकली है ऑल पार्टी हुरायत कॉन्फ्रेंस। ये बेसिकली अलायंस है, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस अलायंस, जिसमें जो है यहाँ पे इनका पूरा आइडिया ये है कि कैसे जो है कश्मीर को यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि सबको जोड़ कर रखना है, इसी वजह से जो हम हुरायत के साथ भी बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। और यहां पे अगर ऑल पार्टी हुरायत कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1993 में। अगला यहाँ पे एक शख्स है जिनका नाम है पित्रोदा। तो इन्होंने बेसिकली बहुत सारे सवाल उठाए हैं बालाकोट अटैक से रिलेटेड। ये जानना चाहते हैं कि कितने लोग यहाँ पे डेथ हुई है, कितने टेररिस्ट को हमने मार गिराया है। तो इवन जो पाक नेशनल डे था तो उसमें भी जो है इन्होंने यहाँ पे पार्ट लिया था। अगला जो राइट साइड में आर्टिकल है यह बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बोला है गवर्नमेंट को कि पीएम किसान स्कीम के अंतर्गत आप जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं आप सिर्फ उन्हीं लोगों को दे पाएंगे जिनको आपने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आइडेंटिफाई किया है। क्योंकि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद अगर आप कुछ भी ऐसी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करते हैं जिससे आप नए वोटर्स को अगर अपनी तरफ खींच सकते हैं तो वो जो है अगेंस्ट एमसीसी होता है। अब यहाँ पे अगर पीएम किसान की बात करेंगे जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसमें जो है जितने भी वल्नरेबल फार्मर्स की फैमिलीज है जो जिनके पास कल्टिवेबल अप टू 2 हेक्टेयर है उनको जो है पर ईयर 6,000 रुपीज दिए जाते हैं। ये जो 6,000 रुपीज ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 2,000 के। अब यहाँ पे जो पूरा एक्सपेंडिचर होने वाला है वो समवेयर अराउंड 75,000 करोड़ होगा। और उसी के सिमिलर जो है स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है जिसको मैंने आपको पहले ही बताए हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे भावांतर भुगतान योजना है, मतलब जो यहाँ पे एमपीएस एमएसपी है और यहाँ पे जो मार्केट प्राइस है उसके बीच का जो डिफरेंस है अगर फार्मर को लॉस होता है तो वो जो है बेसिकली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनको पे बैक कर देता है। उसी तरीके से काफी ज्यादा फेमस है रैयतु बंधु स्कीम जो कि तेलंगाना में इंप्लीमेंट की गई है। उसमें जो है 4,000 पर एकड़ जो है एवरी सीजन दिया जाता है। और एक और स्कीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कालिया स्कीम जो कि ओडिशा में इंप्लीमेंट हुई थी। तो इसमें जितने भी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनको बेसिकली जो है ₹5,000 दिए जाते हैं ट्वाइस अ ईयर। अगला क्वेश्चन है सोएज जो स्पेसक्राफ्ट है विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है। ये काफी सिंपल सवाल है, आपके पास 4 ऑप्शन है जापान, यूएस, फ्रांस और रशिया। तो ये जो सोएज स्पेसक्राफ्ट है ये बेसिकली रशिया का है। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं कि ये जो रशियन एयरक्राफ्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है अपने स्पेस क्रू को, अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना है तो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब से यूएस का जो शटल है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसी वजह से जो है सिर्फ सोइज का इस्तेमाल किया जा रहा है अगर आपको विजिट करना है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया कि एक्सपोर्ट टू ईसी। तो यहाँ पे जो है इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे लिख के बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि वीवीपैट को ऑलमोस्ट 50% जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे लगा देनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं वीवीपैट से क्या होता है कि अगर आपने किसी भी बंदे को वोट किया है तो उस वीवीपैट में उस पर्टिकुलर बंदे का नाम और जो यहाँ पे उसका जो सिंबल है वो आ जाता है। तो इससे क्या आप कंफर्म कर सकते हैं आपने जिसको वोट दिया है उसी बंदे को एक्चुअली वोट गया भी है। तो इसी वजह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड कर रही है कि वीवीपैट का सिस्टम हो जाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा अगर हर जगह पे वीवीपैट लग जाता है तो बेसिकली हम लोग जो है जो पेपर बैलेट हम यूज करते थे सेम उसी पे चले जाएंगे। तो एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि कुछ ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इस चीज का टेस्ट होगा कि वीवीपैट जो है वही वोट दे रहा है जो हमने एक्चुअली प्रेस किया है। अगला वीवीपैट की बेसिकली इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसका एडवांटेज बेसिकली ये है कि कहीं ना कहीं जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने वोट को, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि नहीं नहीं ये जो ईवीएम है ठीक से नहीं चल रहा है, तब जो है ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए जो है वीवीपैट काफी ज्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये बेसिकली ऑपरेट करता है डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत। इससे जो है कोई भी अगर माल फंक्शन या फिर कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो जो है वीवीपैट के द्वारा हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगली बात करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जो वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं अश्योरेंस मिल जाता है कि यहां पे जो कोई भी टैंपरिंग नहीं की गई है ईवीएम के साथ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक एंड सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट। तो ये हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था, ये एक्चुअली रिलीज किया गया यूएनई के द्वारा। तो ये है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली के द्वारा। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये नायरोबी में हुई थी। तो यहां पे हमने डिसाइड किया कि कैसे जो है प्लास्टिक का जो यूज है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम। यहां पे आप नायरोबी की लोकेशन देख सकते हैं, ये बेसिकली केन्या की कैपिटल है।
अगला आर्टिकल यहाँ पे बात करें कि हमारे जितने भी इंडियन डिप्लोमेट्स पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके साथ जो है यहाँ पे काफी अच्छे से बिहेव नहीं किया जा रहा है, और ये जो मिसबिहेवियर है ये हमें पिछले साल भी देखने को मिला था। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन ऑफ 1963 की, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स दूसरे कंट्री में जाते हैं उनके साथ जो है काफी अच्छे से बिहेव करने की जरूरत है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझ लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के अंदर यहाँ पे जो जितने भी मिलिट्री डिपार्टमेंट से अगर कोई वहां पे जा रहा है तो उसके साथ जो है अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है। उसके साथ अगर मान लीजिए अगर कोई भी हमारा डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में है और हमारे बीच में कोई वॉर हो जाती है, तो जितने भी यहाँ पे डिप्लोमेट्स है उनको बेसिकली एक प्रिकॉशनरी मेजर में पहले ही भेज दिया जाएगा इंडिया में। ये नहीं कि उनको हम लोग वहां पे जो है यहाँ पे हाईजैक कर लेंगे उस पूरे एरिया को। तो इसी वजह से जो वियना कन्वेंशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला चलते हैं, यहाँ पे जो आर्टिकल है वो रिलेटेड टू फॉरेस्ट एक्ट के रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जानते हैं बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी अपने राइट्स के लिए फॉरेस्ट में, तो उनके जितने भी यहाँ पे जो फाइल थी एप्लीकेशन थी उनको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया बिना कोई रीजन दिए हुए है। तो आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कि ये पूरा एक्ट है क्या। इस पूरे एक्ट का नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट, और ये जो पूरा एक्ट है 2006 का है। जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट में ड्वेलर्स है जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके भी कुछ यहाँ पे अल्टीमेट राइट्स है। अब यहाँ पे अगर वो कुछ कल्टीवेट कर रहे हैं तो वो जो है उनका टाइटल राइट बन जाता है, और यहाँ पे उनके पास कुछ राइट्स ये भी हैं कि उसमें जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो जो है उसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करवानी है, अगर इनको यहाँ पे रिलोकेट करने की जो रिहैबिलिटेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली सरकार की बन जाती है। और क्योंकि ये फॉरेस्ट में ही रहते हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है और जो प्रोटेक्शन है उसका जो रोल है वो भी ये जो डेवलपर्स है ये फॉलो करते हैं। लेकिन पूरा इशू जो है ये बेसिकली ह्यूमन राइट और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उनके बीच में हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं ह्यूमन राइट वाले बोल रहे हैं कि कैसे जो है आप इनको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, जबकि वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनको यहाँ पे ऐसे राइट्स दे देते हैं तो ये जो है काफी ज्यादा जो है मिसयूज कर सकते हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जो रिपोर्ट है वहां पे हमको देखने को मिला है कि यहाँ पे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो त्रिपुरा है यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं जो फॉरेस्ट डवेलपर्स है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं इसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यहाँ पे इस्तेमाल करने से लेकर यहाँ पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो यहाँ पे सर्वे में बताए गए हैं। और अगर यहाँ पे बात करें, अगर आपको यहाँ पे वो राइट्स की जरूरत है, यहाँ पे पूरा एक प्रोसीजर है। यहाँ पे बेसिकली एक ग्राम सभा की मीटिंग होती है, फिर यहाँ पे सबमिशन आपके क्लेम करते हैं, उसकी फिर वेरिफिकेशन की जाती है, तब जाके जो है आपको राइट्स दिए जाते हैं कि आप जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लैंड का राइट्स मिल जाता है जहाँ पे आप ऑलरेडी कल्टिवेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द आरपीए एक्ट ऑफ 1951। तो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है ये आता है सेक्शन 29A के अंतर्गत। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बतानी चाहिए कि ये बेसिकली ऑटोनॉमस बॉडी है। ये किस चीज के इलेक्शन करवाता है? लोकसभा के करवाता है, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेचर के और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी करवाता है। अगली बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमी पेज से। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो डिसइन्वेस्टमेंट जो इसका टारगेट है वो जो है धीरे धीरे यहाँ पे और ज्यादा बढ़ने वाला है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें जो कि बेसिकली एक मार्केट सिक्योरिटी है, जो सेम जो यहाँ पे अगर बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड है उसी की तरह होता है। तो इसके माध्यम से भी जो है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, भोपाल, देहरादून, शिमला और न्यू दिल्ली। तो बेसिकली यहाँ पे सीपीसीबी का जो यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है ये आपको न्यू दिल्ली में नजर आएगा। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में अंडर द एक्ट ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन। उसके साथ साथ फिर इसको एक और पावर दिया गया था अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ 1981। तो इन दोनों को जो है यहाँ पे मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर आ जाती है। तो जितना भी यहाँ पे वाटर बॉडी अगर उसको क्लीन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एयर पोल्यूशन हमारी कंट्री में बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करने का जो पूरा मैंडेट है वो इस पर्टिकुलर बॉडी के हाथ में आ जाता है। अगला आर्टिकल जो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो यहाँ पे जॉब क्रिएट की जा रही है बेस्ड ऑन द ईपीएफओ का डेटा। ईपीएफओ का डेटा इस्तेमाल करने में एक पर्टिकुलर जो केवियट वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास बहुत सारे जो है पीएफ नंबर अवेलेबल है, और जो पीएफ नंबर है वो लिंक नहीं किए गए। इसी वजह से जो है अगर आप बात करेंगे डेटा की तो वहां पे आपको एक ही बंदे से रिलेटेड यहाँ पे 2 पीएफ नंबर दिख सकते हैं। तो वो इतना ज्यादा रिलायबल डेटा नहीं है, ऐसा पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पे जो है उस डेटा के हिसाब से यहाँ पे स्टैटिस्टिक बताया जा रहा है कि कितनी जो है यहाँ पे जो है इकोनॉमिक जनरेशन की गई है। अगला ईपीएफओ के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है जो बना हुआ है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952 के अंतर्गत, और ये जो है एक एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है और सिल्वर है। तो ये जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है, इसका आंसर है बेसिकली कॉपर।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है स्टर्लिंग बायोटेक लोन फ्रॉड से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो शख्स है जिनका नाम है हितेश पटेल, तो इन्होंने जो है बहुत सारा लोन उठाया था बैंक से और जो है वो पे बैक नहीं कर पाया, तो वो जो है बेसिकली धीरे धीरे एनपीए बनता गया है। इनके खिलाफ यहाँ पे ईडी ने बहुत ज्यादा काम किया था और यहाँ पे जो है अभी बोला जा रहा है कि इन्हें डिटेन किया गया अल्बेनिया में। अल्बेनिया की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्बेनिया की कैपिटल बेसिकली तिराना। अगला क्वेश्चन है द जोरवे कल्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज बीन नेम्ड आफ्टर द साइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन द स्टेट्स। तो यहां पे आपके चार ऑप्शन है और जो जोरवे कल्चर है तो ये बेसिकली बिलोंग करता है महाराष्ट्र को। अगला जो न्यूज है ये बेसिकली वर्ल्ड न्यूज से है। तो यहाँ पे जो है अप्रैल 12 तक जो है एक्सटेंड किया गया है कि आप जो है डील करना चाहते हैं विद यहाँ पे जो है एग्जिट करना चाहते हैं बिना किसी डील के। तो ब्रेक्सिट से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। अगला जो आर्टिकल यहाँ पे जो है यूएस ने यहाँ पे माना है कि जो गोलन हाइट है वो बिलोंग करता है इजराइल को ही। तो यहाँ पे आप जानते हैं जब यहाँ पे इजराइल का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आसपास की कंट्रीज के साथ, तो बहुत ज्यादा जो है एक्वायर हो गया था लैंड इवन सीरिया को जो बिलोंग करता था। तो तब से जो है गोलन हाइट इजराइल के ही अंडर आता है और सेम चीज को जो है यहाँ पे मैंडेट दे दिया है यूएस ने भी। अब यहाँ पे गोलन हाइट की लोकेशन यहाँ देख सकते हैं, इजराइल आपको नजर आएगा और यहाँ पे जो है सीरिया नजर आएगा। और यहाँ पे अगर इजराइल की बात करेंगे इनके पास काफी ज्यादा सपोर्ट है यूएस का, लेकिन अगर आप सीरिया की बात करेंगे सीरिया को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है रशिया से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लाइसोसोम। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं और यहाँ पे आपको बता देता हूं जो चौथा स्टेटमेंट है ये एक्चुअली गोल्गी अपैरेटस को बिलोंग करता है। तो इसी वजह से ये जो है लास्ट स्टेटमेंट ये गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए वो जो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो बिर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। दूसरा क्वेश्चन है कि कैपिटल और करेंसी क्या है वेनेजुला की, क्योंकि वेनेजुला काफी ज्यादा न्यूज में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।